नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आर्यभट्ट के बारे में और उनकी जीवनी के बारे में। आर्यभट्ट का जो जन्म है वो 476 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म पाटलिपुत्र के पास एक गांव कुसुमपुरा है, वहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र उस समय गुप्ता डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। आर्यभट्ट एक महान मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोनॉमर थे। आज से लगभग 1650 साल पहले उन्होंने यूनिवर्स के बारे में, मैथ्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं जो कि आज के डेट में हम किताबों में पढ़ते हैं। जैसे कि ज़ीरो के बारे में बताया उन्होंने, ग्रहों के बारे में बताया, पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है इसके बारे में बताया। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, अरिथमेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय बता दी थी, जबकि उस समय न कि टेलीस्कोप हुआ करता था, न कैलकुलेटर होता था, न कंप्यूटर होते थे। उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस समय भी उन्होंने सबकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल के बताई है। पाई की एक्यूरेट वैल्यू जो 3.146 है वो उन्होंने उस समय बता दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि हाँ, वो कितने विद्वान थे। एक बात जान के और आप हैरान रह जाएंगे कि उस समय उन्होंने जो भी चीज़ें, ये नंबर्स वगैरह जो बताए थे, वो उन्होंने संस्कृत में लिखे थे और अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं किया था बिल्कुल भी। आर्यभट्ट की दो मुख्य किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, आर्यभट्टिया और आर्य सिद्धांता। आर्यभट्ट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं। आर्यभट्टिया जब किताब उन्होंने लिखी थी तो उस समय उनकी जो उम्र है वो मात्र 23 साल थी। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में इस चीज़ का जिक्र किया है कि जब उन्होंने वो किताब लिखी थी उस समय कलयुग के 3600 साल गुजर चुके थे। और इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि युग के बारे में, कि एक युग में कितने वर्ष होते हैं, वो उन्होंने सारी चीज़ें उस समय ही एक्सप्लेन की हुई हैं। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और उस किताब में उन्होंने ये मेंशन किया था कि हाँ, उस समय कलयुग के 3600 साल हो चुके हैं, और उसके हिसाब से उस समय उनकी जो उम्र थी वो 23 साल थी जब उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टिया लिखी थी। वैसे तो उन्होंने आर्यभट्टिया किताब में ही मैथ्स के बारे में और ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र किया हुआ है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब कैसे लगता है, कैसे होता है, ये सब उन्होंने उसी किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसमें कि जो आर्य सिद्धांत है उनकी बुक, उस बुक के काफ़ी चीज़ें हैं जो आज के डेट में मिसिंग है, जो नहीं मिले उसमें लोगों को। लेकिन आर्यभट्टिया किताब की मैक्सिमम चीज़ें जो हैं अवेलेबल हैं। फाउंडिंग स्टोन जो है उन्होंने सब चीज़ का उसी समय ही रख दिया था, और उसके बाद आगे वैज्ञानिकों ने आगे उस चीज़ पे रिसर्च किया और चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी मुख्य उपलब्धियों में से युग के बारे में जो उन्होंने बताया है वो भी आता है, जैसे कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एंड आगे हम बढ़ते हैं, उनकी किताबों के बारे में जानते हैं कि किताबों में क्या क्या उन्होंने लिखा है, उसके बारे में आगे जानते हैं। उनकी जो मेजर बुक रही है वो आर्यभट्टिया, और आर्यभट्टिया में जो है 108 छंद रहे हैं, वर्सेस जिसको बोलते हैं, और उसको पैराग्राफ के रूप में समझ सकते हैं। इस किताब में कुल 4 चैप्टर हैं, गीतिका पद, गणित पद, कलक क्रिया पद और गोला पद। गोला पद मीन्स ज्योमेट्री। हर एक चैप्टर में उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है। गीतिका पद में जो है उन्होंने समय के बारे में बताया है, यूनिट्स ऑफ टाइम क्या होता है उसके बारे में बताया है, जो ग्रह हैं वो कितने साल में कितने चक्कर लगाते हैं, इन चीज़ों के बारे में जो है उन्होंने पहले चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। स्पेशली आप ये समझ सकते हैं टाइम के बारे में, महायुग के कितने साल थे, महायुग में कितने साल थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले चैप्टर में मेंशन की हुई है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर था गणित पद। गणित पद में जो मेज़र है वो आपका मेंसुरेशन, इनडिटर्मिनेट इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने जो है सेकेंड चैप्टर में बताया है। थर्ड चैप्टर जो है कलक क्रियापद, इसमें जो है उन्होंने बताया है महीनों के बारे में, जैसे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। आज की डेट में हम जानते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन कैसे निकला ये, वो उस समय उन्होंने इसको कैलकुलेट करके बताया। वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हमें पता है ना 7 दिन होते हैं, लेकिन इसको उस समय उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि हाँ, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, ये उस समय उन्होंने बताया कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। दिन होना, रात होना, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, कितने घंटे का दिन रात होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उस समय ही बताई थी।
और ये जो चीज़ें हैं जैसे वीक का, मंथ का, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने तीसरे चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। चौथा चैप्टर जो है गोलापद, इसमें मेजरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है जियोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस, ट्रिग्नोमेट्री साइंस के जो टेबल होते हैं वो सब। उसके बाद जोडियक साइंस, मतलब जो आप राशि फल जिसे कहते हैं, जो हम राशि दिखाते हैं किसी से, तो राशियों के बारे में उस समय उन्होंने बताया था। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने चौथे चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। जैसे कि पृथ्वी का आकार क्या है, और चांद की अपनी रोशनी होती है, चांद रोशनी देता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने चौथे चैप्टर में मेंशन की हुई है, जो कि आज के डेट में हम पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बाकी दुनिया में कैसे गई, तो वो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो भी ये किताबें लिखी थी, वो किताबों से उनके जो सबसे जो प्रिय शिष्य थे वो थे भास्कर वन। भास्कर वन ने ये सारी चीज़ें आगे लोगों को बताई। उसके अलावा अरब से लोग आते थे उस समय पढ़ने, तो अरब के लोगों के पास गई, और अरब के बाद ओटोमन एम्पायर, मीन्स आप कह सकते हैं कि यूरोप में गई। और ये सब आपको पता है कि आज के डेट में सभी मैक्सिमम चीज़ों का जो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो बताती हैं कि हमने की हैं। अरब्स के लोग कहते हैं कि हाँ कुछ चीज़ें हमने की हुई हैं, लेकिन जो मेन फाउंडिंग स्टोन है वो भारत रहा है शुरू से ही। ये सारी चीज़ें आर्यभट्ट के बुक में उल्लेखित हैं, और ये प्रमाणित भी हैं, पर्शियन स्कॉलर ने भी इसको प्रमाणित किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि अलजेब्रा या एल्गोरिदम, इसमें जो फर्स्ट टू लेटर्स हैं ए एल, ये कहाँ से आया है। एक्चुअली एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, स्कॉलर थे, अल ख्वारिज़मी, ठीक है। ये 780 से 850 ईस्वी के बीच में इन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया था, उसके हिसाब से ये जो वर्ड दिया है इन्होंने, एक ट्रांसलेशन है, अरबिक ट्रांसलेशन है, अल नन्फ, ठीक है। तो अल ए एल डैश एन ए एन एफ, तो इससे जो ए एल है इससे फिर उन्होंने मतलब अलजेब्रा या फिर एल्गोरिदम, इस तरीके से उन्होंने नाम दिया, ताकि ये आगे चल के लगे कि हाँ अरब ने इसकी खोज की है। लेकिन ऐसा नहीं है, और इसकी जो खोज हुई थी वो सारी की सारी आर्यभट्ट ने की हुई है, और यह किताब में ऑलरेडी मेंशन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी थी अपनी किताब में, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज या जो भी हैं श्लोक, वो सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो कोई भी फार्मूला निकालते थे या किसी के बारे में बताते थे तो संस्कृत में कैसे बताते थे, ये आप देख करके समझ जाएंगे। इसी तरीके से उन्होंने सारे चीज़ों के बारे में श्लोक के थ्रू और अपने मतलब संस्कृत के थ्रू ही सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो दोस्तों इसको आज यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और फिर मैं युग के बारे में और उसके बाद हिंदुज़म पे एक चैप्टर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो, और दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू।